हेलो एवरीवन, दिस इज अजय और आज हम आप लोगों को एनआईओ से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले जजमेंट को लेकर के कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि अभी तक जजमेंट नहीं आया, क्या हुआ अभी जजमेंट का, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका सिलेक्शन पेंडिंग में हो गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो मनदीप कलरा सर हम लोग का जो केस लड़ रहे थे एनआईओ से डीएलएड का, उनका जो कुछ स्टेटमेंट है, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट देखिए। इट मे बी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब इसी में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा फुल देखना है ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग वॉच करिए। आज दिसंबर में 1 साल हो गया था विश्वनाथ जी ने सबसे पहले मेरे से बात करी थी। पूरा 1 साल खत्म होता है। इनफैक्ट 9 या 10 दिसंबर को विश्वनाथ जी ने सबसे पहले बात करी 2023 में। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, आई थिंक ये मेरी जीत नहीं है, ये विश्वनाथ जी की जीत है, ये विश्वनाथ जी के हौसले की जीत है, ये कुमुद जी के ज्ञान की। ये वही मनदीप कलरा सर हैं जिन्होंने एनआईओ डीएलएड का केस लड़ा था, तो आप लोगों को इनको भी ध्यान से देख लेना है। और उसके अलावा ये सोनी जी आपकी भी जीत है कि जब जब हेयरिंग हुई आपने सब लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज हर किसी के पास तो माध्यम नहीं है हेयरिंग को उसी टाइम पे देखने का। और फिर हेयरिंग कुछ कभी इंग्लिश में हो रही है, कभी फास्ट ट्रैक हो रही है, कभी स्लो ट्रैक हो रही है, इन सब तक पहुंचाना कि क्या एक्चुअली हेयरिंग में हुआ, ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट बात थी। और इसलिए सिर्फ ये हमारी जीत नहीं मानी जाएगी, आई थिंक हर किसी की जीत है, हर एक बंदे की जीत है जिसने इस टीम पे, विश्वनाथ जी पे भरोसा किया। और विश्वनाथ जी और कुमुद जी और आदर्श जी, अनिल जी पे सब पे हर तरह से इन्होंने अपना ट्रस्ट रखा। और उसके बाद देखिए अब अल्टीमेटली तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हम चाहते थे एग्जैक्टली वही दे दिया कि दोनों कोर्सेज को इक्विवेलेंट किया जाए। इस चीज पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। अब इसके बाद काफी सारे प्रश्न कल से और आज भी दिन में, इनफैक्ट आज भी मेरे पास कम से कम 500 से 550 के करीब मिस्ड कॉल्स हैं, लेकिन मैं कोर्ट में था आज पूरे दिन तो मैं रिसीव नहीं कर पाया। और सब लोग जो भी सुन रहे हैं इस माध्यम से, मैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि जानबूझ जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है, यहाँ पर सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें मनदीप कलरा सर आप लोगों को क्लियर कर देंगे। जजमेंट कब आएगा, जो सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसके लिए आगे क्या करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड बाई मनदीप कलरा सर। सो लिसन प्लीज। मुझके नहीं ऐसा होता कि फोन ना उठाऊं, बट कभी कभार हेयरिंग्स में इतना ऑक्यूपाइड होता हूँ कि नहीं उठा पाता। बट इसलिए जब ये विश्वनाथ जी का दरख्वास्त आई कि आप इसको प्लीज एक बार लाइव आइए, हमारे साथ आइए। और सेलिब्रेशन तो एक अलग चीज है जो कि चल रही है, और जिस तरह से हमने इस केस को सब लोगों ने मिलकर एक ओवरटर्न किया है जो कि नामुमकिन था, खासकर कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में नामुमकिन ही था और आज तक नहीं हुआ, इस बेंच के साथ तो नहीं हुआ आज तक। तो उस एक्सटेंट तक जाके अगर कोई चीज एक नया जीवन सबको मिला है कहीं ना कहीं, तो उसमें डेफिनेटली सब लोग का प्रशंसा की जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई क्यों खत्म नहीं हुई है कि सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे इसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में आई, बट बाकी सारे स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 के ऑर्डर के बाद उसके बेसिस पे सब स्टेट्स ने, ज्यादातर सब स्टेट्स ने नोटिस निकाल के एनआईओ डीएलएड को बाहर करना स्टार्ट कर दिया या ना कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। एक जो चीज वो हेयरिंग में कल काफी अच्छी हुई, जबकि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और काफी सारे स्टेट्स ने हमें अपोज किया इस चीज पे कि जो इसका इफेक्ट है कि दोनों कोर्स इक्विवेलेंट है हर माने में। अगर जो कोई 10 अगस्त 2017 में इन सर्विस में था, जो कि मैं मानता हूँ कि हमने जिनको रिप्रेजेंट किया वो सारे ही थे, उसके अलावा भी जिसने भी एनआईओ से कोर्स दिया होगा, मैं तो ये मानता हूँ कि सारे ही होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो इन सर्विस ना हो और उसने कोर्स ले लिया, बिकॉज स्टेट का रूल था, स्टेट का कहीं ना कहीं ये रोल था कि आप जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं वो एनआईओस को दीजिए, और उसके बाद स्टेट को ये डेटाबेस प्रिपेयर करना था। तो अगर कहीं ना कहीं स्टेट ने ऐसे किसी का नाम दिया जो इन सर्विस नहीं था, तो वो स्टेट की फॉल्ट है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो 12 के 12 लाख लोगों ने जिन्होंने एनआईओस से डीएलएड किया है वो सबके सब इन सर्विस थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्द में यही बोला है कि जो इन सर्विस थे, जो कि सब लोग थे ही, उनके लिए ये 18 महीने का कोर्स रेगुलर कोर्स के बराबर माना जाएगा। नई भर्ती के लिए, न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए, प्रमोशंस देखिए अभी भी जो बच्चे पूछ रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे कि
क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। तो अभी आप लोगों ने जैसे सुना कि ये जो सर्टिफिकेट है जो 18 महीने का है वो सर्टिफिकेट वैलिड है, वो हर एक स्टेट में हर एक के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अभी आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि वैलिड है कि नहीं है। प्रमोशन के लिए और किसी भी पर्पस के, यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि दोनों कोर्स सेम है, इक्वल है, ये साफ शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। अब उसके बाद जिस स्टेट में 28/11/23 के बाद भर्तियां हुई हैं, ने कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रे किया कि आपका जो इफेक्ट है उसको आप बनाए 28/11/2023 से, नॉट दैट के प्रेजेंट डे से। ये हमने स्पेसिफिकली कोर्स सेम माने जाए, बिकॉज 28/11/23 से पहले दोनों कोर्स सेम माने जा रहे थे, बिकॉज जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसमें बोला कि दोनों कोर्सेज को आप इक्विवेलेंट मानिए, उसके कोई स्टे नहीं था। और 28/11/23 एक डेडलाइन या कट ऑफ डेट थी जिसके बाद कोर्सेज को इक्वल नहीं माना गया। तो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो क्लैरिफिकेशन आज उन्होंने दी है, कल दी है 10/12/2024 को, इसका जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो होगी 28/11/2023 से। अगर 28/11/2023 से होगी, यानी कि एक भी दिन के लिए उत्तराखंड के अलावा इस अनइक्विवेलेंस यानी कि दोनों कोर्सेज को सामान्य ना मानना, एक भी दिन के लिए किसी भी स्टेट का इफेक्ट जा चुका है। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है उत्तराखंड के अलावा जहां पे इस कोर्स को एक भी दिन के लिए आज की डेट में इनवैलिड माना जाए। From 2019, 31st March 2019 till today, because of yesterday's clarification, कल की clarification की वजह से ये कोर्स अब इक्विवेलेंट हो चुका है with effect from 31st March 2019 till November 2023 and then from November 23 till today ये कोर्स वैलिड है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पे दोनों कोर्सेज को इक्विवेलेंट ना माना जाए। हाँ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ था कि पहले उत्तराखंड वालों में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी, पहले स्टे मिला, फिर वो स्टे विकेट हुआ, फिर सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, तो बीच में कुछ पीरियड है उत्तराखंड में जहाँ पे इसको इक्विवेलेंट ना माना गया। और कल की वीडियो में आप लोगों ने ये भी देखा कि काफी ज्यादा ऑपोजिशन हुआ, उसके बाद भी कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया। अब इस क्लैरिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा, ये सबसे ज्यादा चिंता का या सबसे गर्म विषय है आज की डेट में, क्योंकि कई स्टेट्स भी चल रही हैं। उन स्टेट्स में ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स जो 28/11/23 की वजह से डिस्टर्ब हुई थी, अब वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स रीओपन होंगी, क्योंकि सुप्रीम बच्चों के जो रुक गया था, रिजल्ट पेंडिंग में हो गया था, वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से उनको दोबारा रीओपन करके उन बच्चों को लेने की बात कही गई है। और आगे क्या करना है सुनिए आप ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैक डेट से एप्लीकेबल है, तो इसलिए जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो TRE2 हो, TRE3 हो बिहार की, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, जहां 28/11/23 के बाद रिक्रूटमेंट इस ऑर्डर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से इफेक्ट हुई थी, वो सारी की सारी अब डिजर्व करती है रीओपन होने के लिए। क्यों रीओपन होने के लिए? दो कारण। एक कारण ये है कि जहां पे NIOS DLED वालों को NIOS DLED के छात्रों को जहां पे अप्लाई करने का मौका नहीं मिला, वहां पे अब उनको रीओपन करा के फिर से अप्लाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। और जहां पे उन्होंने अप्लाई किया, जैसे उत्तराखंड में कि आपको बोला कि अगर आपने 2021 में और उससे 2024 से पहले वाली भर्ती में अप्लाई किया तो आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं। वहां पे फ्रॉम डे 1, यानी कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की 2024 की भर्ती है, क्योंकि वो 28/11/23 के बाद है, उसमें पहली अपॉइंटमेंट से लेकर सारी की सारी लिस्ट फिर से बनाई जाने का इसका तात्पर्य, इसका इंटरप्रिटेशन है कि आप उसका एक्सरसाइज स्टेट को लेनी पड़ेगी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट से फिर से लिस्ट बनाई जाए, और जितने भी NIOS DLED वाले जिन्होंने अप्लाई किया है, नहीं किया, जिनके लिए खुलती है, उनको कंसिडर करके फिर फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इसका ये कहीं ना कहीं पर्पस है, इसका कहीं ना कहीं ये इंटरप्रिटेशन है। जो बिहार है और जो यूपी है उनके लिए थोड़ा सा इजी है, बिकॉज उनके लिए ट्रांसफर पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो अपनी रिलीफ को चाहे TRE2 की हो, चाहे TRE3 की हो। और ये अभी मेरे को इनफैक्ट बिहार वाले लोगों से काफी रिक्वेस्ट आई थी, तो मेरे को उनके साथ अलग मीटिंग लेनी है, बिकॉज उनकी काउंसलिंग जो है वो 16 तारीख से शुरू हो रही है। तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि 16 तारीख की काउंसलिंग पे अभी की अभी स्टे लिया जाए, बिकॉज सरकार इतनी जल्दी तो NIOS DLED को कंसिडर नहीं करेगी, खास करके जब इनके रूल्स में ये एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है कि हम NIOS DLED को कंसिडर नहीं करेंगे, 18 महीने कोर्स को नहीं कंसिडर कर रहे। तो बड़ा जरूरी है कि जो TRE2 चाहे TRE3 जिसका भी काउंसलिंग होना है 16 तारीख से, उस पे इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स एप्लीकेशन फाइल करके स्टे लिया जाए। सेम कि आप सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया है, या तो आप NIOS DLED को आप इंक्लूड करिए, उसके बाद चलाइए, या जब तक आप इंक्लूड नहीं करते तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। प्लस जो पहले काउंसलिंग हुई है 28/11/2023 के बाद, उन सबको कैंसिल किया जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है स्टेप लेना, तभी आप लोगों को जहां अपनी आपके पास, आप समझिए एक वेपन आ गया है, टूल आ गया है,
उस टूल को आपको सही या वेपन को सही जगह पे यूज करना है। तो अगर आप उस वेपन को सही जगह पे यूज नहीं करेंगे तो इस वेपन का कोई फायदा नहीं। और उस वेपन का ये मतलब है कि जितनी भी मेरिट लिस्ट बनी है 28/11/23 के बाद वो फिर से रीड्रॉ होनी चाहिए। जितनी जितनी रिक्रूटमेंट्स बंद हुई है 18/11/2023 के बाद वो फिर से रीओपन होनी चाहिए, जो रिक्रूटमेंट्स बंद हुई हैं। तीसरा, जो रिक्रूटमेंट्स ऑनगोइंग है जिसमें अप्लाई नहीं हुआ है अभी तक, वो फिर से रीएप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए पोर्टल खोला जाना चाहिए। चौथा, ये जो रिक्रूटमेंट चल रही है जिसमें अप्लाई हो गया बट फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया गया, उस काउंसलिंग को सेट असाइड करके री-काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी मेरिट वाइज चलनी चाहिए। और अगर कोई एनआईए और डीएलएड का छात्र, जो कि मेरे को लगता है आप लोग सबसे ज्यादा योग्य हैं, बिकॉज आप इन सर्विस भी थे, आपने फिर ये कोर्स भी किया, अल्टीमेटली जो ज्ञान आपको पढ़ाने से मिलता है कहीं ना कहीं उतना ज्ञान आपको इससे मतलब आप जो रेगुलर डीएलएड उससे ज्यादा योग्य है, ऐसा मेरे को लगता है, बिकॉज आप इन सर्विस थे। इस कारणवश और कोई कारणवश नहीं कि आपके पास टीचिंग कराने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब टीचिंग कराने का एक्सपीरियंस ज्यादा है और अगर उस क्राइटेरिया पे कोई आगे बढ़ता है, ऑफ कोर्स मैं रेगुलर डीएलएड के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, बड़े क्लियरली एक फैक्ट बता रहा हूं। मैंने शुरू से रेगुलर डीएलएड वालों को रिप्रेजेंट किया है और अभी भी जो इस मैटर में भी कुछ रेगुलर डीएलएड के ऐसे आए जिनका क्लैश हो रहा है ना उसके साथ, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि जहां पे क्लैश होगा वहां पे नहीं दूंगा चीज, एब्सोल्युटली नहीं दूंगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो अब आपको एक जीत मिली है, अब उसको आप सही वे में इंप्लीमेंट करा के नौकरी दीजिए, चाहे वो सीनियोरिटी के साथ हो, चाहे वो सीनियोरिटी के साथ ना हो, चाहे वो काउंसलिंग चल रही हो। जहां पे भी आपको लगता है काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग होने वाली है, सबसे पहले उस काउंसलिंग पे स्टे लीजिए। जहां पे आपको लगता है कि कोई लास्ट डेट है रिक्रूटमेंट की, उस लास्ट डेट को एक्सटेंड कराने की जरूरत है कोर्ट के ऑर्डर से। जहां पे आपको लगता है कि बंद हो चुकी है, उसको रीओपन कराने की जरूरत है। ये सारे स्टेप्स हर स्टेट में लेने की जरूरत है, तभी आपको कहीं ना कहीं जॉब अपनी निश्चित हो पाएगी। और खास करके जैसे मैंने बताया, बिहार और यूपी में तो सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज बिहार और यूपी में एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो रिट्स को हम लेकर आए थे, उसमें हम इजीली एप्लीकेशन डाल के टीआरई 2 वालों की तरफ से भी, टीआरई 3 वालों की तरफ से भी आज कल की डेट में, परसों की डेट में ये मैटर लगवा सकते हैं, पुश कर सकते हैं कि आप काउंसलिंग को स्टे करें, बिकॉज उसमें रिट पिटीशन में फाइनल हियरिंग हो नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, बट हमें उसको रोकना जरूरी है। जितने ज्यादा लोग अपॉइंट होते जाएंगे रेगुलर डीएलएड के लिए, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा एनआईए डीएलएड के लिए अपनी जगह बनाने को। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को बाहर करके जाए, बट अगर आप मेरिट में ऊपर है तो मेरिट हर समय सर्वाइव करना चाहिए, मेरिट हर समय विन करना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसलिए हमें अब इमीडिएटली सब लोग को हर स्टेट में अगर टीम है, वेरी गुड, नहीं है तो टीम बना के इस चीज को परस्यू करना बड़ा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में 16 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है, हम अपने लेटर पे नोटिस बना के देते हैं सरकार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएंगे सरकार को, बिहार सरकार को कि क्या हुआ है कोर्ट में और उन लोग क्या करना चाहिए। अगर उस पर एक्ट करती है वेल एंड गुड, नहीं एक्ट करती तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से स्टे लें काउंसलिंग पे, वो लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज कई स्टेट्स में ऐसा होगा कि आप ओवर एज हो जाएंगे, उसमें क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस एक्सटेंट तक जाके आपकी मदद कर सकता है कि बैक डेट रेट्रोस्पेक्टिवली क्लैरिफिकेशन को वो कर दिया एप्लीकेबल, जबकि आपको पता है दिनेश शर्मा में कितनी लड़ाई हुई, तब भी उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया, उन्होंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव मिलना भी कोई आम बात नहीं है, इट इज रेयर कि कोई आम बात मिले, बिकॉज जज को भी ये चीज समझ आता है, बेंच को भी ये चीज समझ आता है कि अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव दूंगा तो ज्यादा लिटिगेशंस बढ़ेंगी, ज्यादा लड़ाई बढ़ेगी, बिकॉज राइट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होंगे। और ऐसा नहीं है कि रिव्यू पिटीशन आज फाइल हुई, रिव्यू पिटीशन तो जनवरी में फाइल हुई थी, तो ये भी कोई चीज नहीं बोल सकता कि आपने लास्ट मोमेंट पे क्यों किया। तो रिव्यू पिटीशन अगर जनवरी से पेंडिंग है, कुछ एमएस अगर जनवरी से पेंडिंग है, ये स्टेट्स का बनता था कि उस रिव्यू पिटीशन का, उस एमएस का वेट करें, और हमने उनको बीच में नोटिस भी भेजा कि ये हमारी पेंडिंग है, आप कुछ मत करिए। तो इसलिए हर स्टेट में जहां जहां एनआईओएस डीएलएड को एक्सक्लूड किया, या हर स्टेट में जहां एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड करके रिक्रूटमेंट खत्म हो गई, भर्ती खत्म हो गई, उन सब स्टेट में इसको रीओपन करने की जरूरत है। जिस स्टेट में चल रही है उसमें या तो अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग से सब कुछ कैंसिल करके रीलिस्ट बनाने की जरूरत है, और जहां पे आपको अप्लाई करने का ही मौका नहीं दिया, आपको एक स्टेज पहले जाने की जरूरत है कि जो उसके बाद का प्रोसेस हुआ उसको क्वैश करिए और रीओपन करिए एप्लीकेशन, आप लोग अप्लाई करें, उसके बाद से उसके रिजल्ट का वेट करें। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट मत करिए, ऑर्डर में तो मैं बता रहा हूं 7 दिन भी लग सकते हैं। हमारा एक लास्ट वीक का ऑर्डर है किसी अदर मैटर का, वो अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप ऑर्डर का वेट करेंगे तभी कुछ हो। वो हम हमारे साथ जो कोर्ट में हुआ, हम उसको अपने लेटर पे जिस स्टेट को चाहिए बना के दे सकते हैं। तो स्टेप आगे बढ़ना, रिप्रेजेंटेशन देना, विभाग को ये चीज पहुंचाना, रिक्रूटमेंट कोई चल रही है उसको रुकवाना, जो बंद हो चुकी है उसको ओपन करवाना, ये बड़ा जरूरी है ताकि आप लोग को अपनी जॉब मिल सके। बिकॉज अब 5 साल से भी अगर एक चीज लड़ने के बाद भी जॉब ना मिले तो फिर 5 साल लड़ने का फायदा क्या होगा। तो अब जितना भी आपका प्रक्रिया है, आपका जो सांस थी वो वापस आ चुकी है। अब इसके बाद जो चीज है वो अपनी लाइफ बढ़ाने की बात है। लाइफ कैसे बढ़ेगी? आप अपना बढ़िया सा अच्छा सा जॉब लीजिए
और जो अगर आपको लगता है कि हम सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है, अगर आपको लगता है कि आप इसको रीपे कर सकते हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, ये सारी चीज आप सिंसियरली जितने भी बच्चे हैं डिजर्व करते हैं आपके थ्रू एजुकेट होना। क्योंकि मैं मानता हूं कि बिकॉज ऑफ ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस शायद आप थोड़े बेटर योग्य हैं, उनको आप इसी करके दीजिए। आपको जो अपना कर्तव्य दिखाने की जरूरत है वो वहां पे निभाने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेरिटोरियस होगा उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, चाहे वो 28/11/23 के बाद खत्म हुए हो, चाहे वो 28/11/23 तक चल रहे हो, चाहे वो 28/11/23 के बाद शुरू हुए हो, उन सब में आप लोग को रिक्रूट करे जाने की जरूरत है हर स्टेट से। खास करके उत्तराखंड में तो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे इनको इंक्लूड किया गया, एक इंटरव्यू ऑर्डर दिया है। तो जहां पे भी जरूरत पड़े आप इस चीज को मत सोचिए, बिकॉज आप समझिए कि पहाड़ तो आपने पार कर दिया है, अब ज्यादा से ज्यादा एक जोड़े की बात है। अगर ऐसी बात है तो अगर आपको कहीं कुछ लिटिगेशन की वजह से कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ता, उससे पीछे मत हटिए। अगर इतना ही आपको सोचना था तो इस पहाड़ के बारे में चढ़ने से पहले सोचते। अगर आप चढ़ चुके हैं तो अब अपना काम या अपना कर्तव्य या अपना लड़ाई को मत छोड़िए, बिकॉज अब तो जीत निश्चित है ही है। हाँ, कंडीशन एक है, मेरिट होना चाहिए। वो ये समझे कि मैं लिस्ट में मेरिट में आऊंगा नहीं, बट मेरे को सिंपैथी बेसिस पे जॉब मिलता है, ऐसा नहीं। ऐसा होने का चांसेस कम, कोशिश करी जा सकती है कम है, लेकिन हाँ मेरिट में ऊपर है। और अगर कंबाइंड लिस्ट बनेगी उसमें आप टॉप जो जिनको जॉब देनी होगी उसमें उस लिस्ट में आएंगे 100% आपको जॉब मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, हाँ मैंने सबसे एक चीज का इमीडिएटली आगे बढ़ना जरूरी है। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे उतना ज्यादा और लोगों के फेवर में राइट क्रिएट होते जाएंगे, उतने ज्यादा चीजों लोगों को हटाना चेंज करना मुश्किल होता है। तो जितना जल्दी आप इस चीज पे आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत तरीके की चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है हर स्टेट में क्यों लड़े, उसका भी सोल्यूशन है। जैसे बिहार और यूपी का हम लेकर आए हैं ट्रांसपोर्टेशन में, अब हर स्टेट में रिट पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि एक केस हो उसी केस में सारी चीजें डाल दें कि भाई इस स्टेट में ये करिए, इस स्टेट में ये करिए, इस स्टेट में ये करिए। ट्रांसपोर्टेशन में तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ट्रांसपोर्टेशन तो अभी आगे होना है मेरिट से। ये भी एक तरीका है कि अगर आप अपने हाईकोर्ट में नहीं लड़ना चाह रहे हो और एक साथ मिलकर एक केस लड़ना चाह रहे हैं, हाईकोर्ट में रिट डालिए, उसको प्रेयर डालिए कि भाई इन रिक्रूटमेंट को रीओपन करना है, इनको सेटिस्फाई करना है, इन मेरिट को फिर से रीड्रॉ करना है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का कोशिश करें, ताकि एक तरीके सबकी लड़ाई हो सके, ताकि पैसा बच सके, ताकि अननेसेसरी हर स्टेट में अलग अलग क्यों ना है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना इजी है। कुछ हाई कोर्ट में ऐसा ना हो कि आप डाले और फिर 2 साल बाद तक हेयरिंग नहीं चलते रहे, तब तक 1500-2000 अपॉइंटमेंट और हो जाए। उसी से भी बचने की जरूरत है कहीं ना कहीं। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार ब्रीफ में मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आप ऑर्डर का वेट करेंगे तो ऑर्डर आने में लगभग 1 सप्ताह भी 10 दिन भी लग सकता है ऑर्डर आने में। अभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए भी फिर से दोबारा ये करना है। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस लड़ाई को अभी और आगे बढ़ाना है। लड़ाई ये आगे बढ़ाना है क्योंकि जितनी भी भर्तियां NIOS DLED को पेंडिंग में रख करके की गई है, वो सभी भर्तियों को दोबारा रीओपन कराने की मांग की जा रही है। यही बात कलरा सर बोल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी भर्ती पिछली बार हो चुकी है, उस भर्ती को दोबारा जो है रीओपन कराने की मांग की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस भी कर दिया है। तो आप लोगों को अब क्या करना है कि एक बार फिर से दोबारा एकजुट होना है और फिर से जा कर के आपको हाई कोर्ट में इसको अपील करना है। अपने अपने स्टेट में, जिस स्टेट में भी आप हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं, क्या बोलते हैं, झारखंड में है, किसी भी स्टेट में है, तो वहाँ पर फिर से एकजुट होकर और फिर से एक जो है याचिका दायर करिए आप हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बारे में अनाउंस कर दिया है कि जितनी भी जजमेंट की वजह से भर्तियाँ बाधित हुई है NIOS DLED वाले स्टूडेंट को, वो सभी जो है उन लोगों को लिया जाएगा। उन लोगों की भर्ती जो पेंडिंग की गई है उन लोगों को दोबारा वो चीज़ें की जाएगी। लेकिन आपको फिर से दोबारा इस लड़ाई में शामिल होने की ज़रूरत है। यही बात मनदीप कलरा सर बोल रहे हैं कि या तो अगर आप एक एक करके जाओगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक एक आदमी अगर जा कर के ये अपील करेगा कोर्ट में कि हमारा भर्ती लिया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है, तो इसमें लंबा टाइम लग जाएगा। अब जानते हैं ना कि यूनिटी अगर जब तक नहीं होती है तब तक बात नहीं सुनी जाती है। तो ये काम फिर से आपको दोबारा यूनिटी बना करके फिर से जो है हाई कोर्ट में ये अपील करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आ गया है
और अब हम लोगों को भर्ती जो है दोबारा रीओपन कराने की मांग किया जाए, तभी जा कर के ये चीज़ें हो पाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप लोगों को क्या करना है, और जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग नए तरीके से प्रिपेयर करें, और जो लोग का पहले भर्ती हो चुका है, ठीक है ना, एनआईए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से उन लोगों का पेंडिंग में रह गया था, तो उन लोगों को ये काम करना है।